जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का फिर एक बार मेरे साथ सीखने को कुछ नया। इस बार मैं आपके सामने लेके आया हूं टॉपिक किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स। किनेसियोलॉजी को अगर हम दो पार्ट में तोड़ें, काइनेसिस एंड ओलॉजी, यानी कि काइनेसिस माने गति एंड ओलॉजी माने उसका अध्ययन। यानी कि किनेसियोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हमारा शरीर गति करता है, मतलब हमारे शरीर की गति के अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे। कैसे हम अपनी स्पीड को फास्ट कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। मैकेनिक्स ऑफ ह्यूमन मूवमेंट एंड हाउ दे इम्पैक्ट आवर वेल बीइंग। और बायोमैकेनिक्स की हिंदी जैव यांत्रिकी। इसमें हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हमारा शरीर एक मशीन की तरह कार्य कर सकता है। यांत्रिकी का अर्थ है मशीन, किस तरीके से हमारा शरीर एक मशीन की तरह कार्य कर सकता है। तो किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स को पूरी तरह से जानने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी जो था जानना, वो था एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। और मैंने आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पहले पूरी सीरीज करा के खत्म कर दी है। अगर आपने देखी है तो बहुत अच्छा, और नहीं देखी है तो पीछे जाकर के देखिए। क्यों देखी है कि नहीं देखी तो मेरी प्लेलिस्ट को, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की प्लेलिस्ट को जाकर के देखिए। अब नहीं देखेंगे तो कब देखेंगे? नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं आप। अगर आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी अच्छे से नहीं जानते तो किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स करने में आपको दिक्कत महसूस होगी। और किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स जानने के लिए आपको थोड़ा सा फिजिक्स जानना भी जरूरी है, क्योंकि पूरा का पूरा फिजिक्स का कंसेप्ट इसमें अप्लाई होता है। आइए चलिए सीखना शुरू करते हैं। गति विज्ञान और जैव यांत्रिकी किस प्रकार खेल को प्रभावित करती है, खेल में उसका क्या योगदान है, कितना वो फायदेमंद है, कितना उसकी जानकारी से खेल को प्रमोट किया जा सकता है, इन सभी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। ये किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इस वीडियो में हम किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स का सिर्फ एक पार्ट पढ़ेंगे, जो कि क्लास 12th के फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस में है। उसके बाद इसके और फर्दर पार्ट्स बनाऊंगा, जिससे कि किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स पूरी तरह से कवर हो जाए और आप इसके हर एक हिस्से को जान लें। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि किनेसियोलॉजी के फादर कौन कहे जाते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि किनेसियोलॉजी के फादर कौन कहे जाते हैं। एरिस्टोटल, जिसे हम अरस्तु भी कहते हैं, इनको किनेसियोलॉजी का फादर कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले किनेसियोलॉजी का यूज किया था वॉर के टाइम पे। जो वॉर में घायल सैनिक वगैरह थे, उनकी ट्रीटमेंट में प्रयोग किया था। क्योंकि किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स का बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, बहुत ही बड़ा एरिया है, ये बहुत ज़्यादा पॉइंट्स को कवर करता है, इसीलिए इसका प्रयोग कई जगहों पे किया जाता है। चलिए बारी बारी से समझते हैं किनेसियोलॉजी की परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले तो किनेसियोलॉजी के पार्ट्स को तोड़ करके देखा जाए। देखिए, काइनेसिस और ओलॉजी। तो काइनेसिस का मतलब होता है मोशन और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो इसका मतलब है स्टडी ऑफ मोशन, यानी कि गति का अध्ययन। अगर आप समझें तो इसे बोल सकते हैं गति का अध्ययन। ये एक जीव के शरीर की गति का अध्ययन करना होता है, और इससे ये पता लगता है कि किस प्रकार से ये हमारे स्वास्थ्य और फिटनेस को प्रभावित कर सकता है। यानी कि मानव शरीर किस प्रकार एक मशीन की तरह कार्य करता है, इसकी आधार 3 चीजों से बनी है। जैव यांत्रिकी यानी कि बायोमैकेनिक्स, और शरीर क्रिया विज्ञान यानी कि एनाटॉमी, और शरीर रचना विज्ञान यानी कि फिजियोलॉजी। इन तीनों चीजों को जानने के बाद ही हम किनेसियोलॉजी को समझ सकते हैं। किनेसियोलॉजी एक बहुत ही बड़ा फील्ड है, जिसके ये छोटे हिस्से हैं, बायोमैकेनिक्स, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी। हम सब कुछ जानेंगे। हम जानेंगे कि आखिर किस तरीके से शरीर का निर्माण हुआ है, किस तरीके से शरीर के अंग कार्य करते हैं, और किस तरीके से शरीर एक मशीन की तरह कार्य कर सकता है। जब हम तीनों चीजों को जानकर उनको आपस में जोड़ पाएंगे, तभी किनेसियोलॉजी समझा जा सकता है। देखिए आगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ किनेसियोलॉजी। किनेसियोलॉजी के कुछ क्या उद्देश्य होते हैं, ये जानेंगे हम। पहला, रिलैक्सेशन, यानी कि मांसपेशियों को रिलैक्स करने का तरीका, यानी कि आराम देने का तरीका हम किनेसियोलॉजी में जान सकते हैं। करेक्टिंग द अलाइनमेंट एंड पोस्चर ऑफ बॉडी,
शरीर का अलाइनमेंट और पोस्चर यानी कि उसकी मुद्रा को ठीक करने का कार्य किया जा सकता है। इंक्रीजिंग जॉइंट्स मोबिलिटी, जोड़ों का जो मोशन है उसको बेहतर किया जा सकता है, जोड़ों में जो गति है, उनकी लचकता है, उसको बेहतर किया जा सकता है। इंक्रीजिंग मसल स्ट्रेंथ, मांसपेशियों की शक्ति और ताकत बढ़ाई जा सकती है। इंक्रीजिंग मसल एंडोरेंस, मांसपेशियों की सहन क्षमता बढ़ाई जा सकती है। कोऑर्डिनेशन अच्छा किया जा सकता है। नियंत्रण यानी कि कंट्रोल अच्छा किया जा सकता है। बैलेंस यानी कि संतुलन अच्छा किया जा सकता है। और इन सबको मिला करके एक अच्छी एक्सरसाइज ट्रेनिंग की जा सकती है। तो यानी कि किन्जियोलॉजी अगर हमें पता हो तो हम इन सभी चीज़ों पर ध्यान दे सकते हैं, या यूं कह लो कि इन सभी चीज़ों को बेहतर करने के लिए किन्जियोलॉजी का ज्ञान अच्छा होना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए बायोमैकेनिक्स के बारे में पढ़िए कि बायोमैकेनिक्स क्या है। इस बायो यानी कि जैव, जिस तरीके से किन्जियोलॉजी को तोड़ा ये समझिए, बायो यानी कि जैव यानी कि जीवित, और मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी, यानी कि किस प्रकार से एक जीव का शरीर मशीन की तरह कार्य कर सकता है, हमें यही पढ़ना है। जैव यांत्रिकी में शरीर गति विज्ञान के बारे में अध्ययन करना है। देखो जैव यांत्रिकी, अभी मैंने आपको बताया था कि ये शरीर गति विज्ञान का एक हिस्सा है, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि किस प्रकार से मसल्स यानी कि मांसपेशी, हड्डियां यानी कि बोन्स, टेंडन्स और लिगामेंट्स, ये सभी मिलकर के किस प्रकार कार्य करते हैं और शरीर में गति पैदा करते हैं। किस प्रकार से शरीर की हड्डियों को एक लीवर की तरह यानी कि उत्तोलक की तरह कार्य करवा पाते हैं, बल को बढ़ा पाते हैं, बल को घटा पाते हैं, बल को उत्पन्न कर पाते हैं, यानी कि फोर्स को प्रोड्यूस करना, रिड्यूस करना, इंक्रीज करना, सब कार्य करना ये पॉसिबल है बायोमैकेनिक्स के अंदर। यानी कि बायोमैकेनिक्स की स्टडी करके हम ये सब समझ सकते हैं, या यूं कहो कि इन सभी को समझना और बेहतर करना अगर हो तो हमें बायोमैकेनिक्स का ज्ञान होना जरूरी है। देखिए बायोमैकेनिक्स के कुछ सिद्धांत हैं कि आखिर ये किन किन चीज़ों पे काम करता है। देखिए द प्रोडक्शन ऑफ मैक्सिमम फोर्स, सबसे अधिकतम बल का उत्पादन कैसे किया जा सकता है, सबसे अधिकतम बल कैसे पैदा किया जा सकता है। सिक्वेंसिंग ऑफ जॉइंट रोटेशन, जो जोड़ों में जो गति होती है, जॉइंट्स में जो मोशन होता है, उसको स्टेप बाय स्टेप क्रम अनुसार अरेंज कर देना, लगा देना, सजा देना। द इम्पल्स मोमेंटम रिलेशनशिप, यानी कि आवेग और गति के बीच में क्या संबंध है, इस बात को समझना। द डायरेक्शन इन विच मूवमेंट यूजुअली अकर्स, वो दिशा जिसमें आमतौर पर गति संभव होती है, उसका अध्ययन। एंड द इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, धुरी के कुछ दूरी पर जो बल लगता है उसका क्या प्रभाव होता है, कैसे बल बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, इन सब चीज़ों का अध्ययन करना, ये सभी बायोमैकेनिक्स के सिद्धांत में आता है। तो देखिए यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स तीनों का मिला जुला रूप है किन्जियोलॉजी। यानी कि अगर आपको तीनों आएगा तभी आप किन्जियोलॉजी को समझ सकते हो। देखिए यहाँ से देख के आप समझ पा रहे होंगे। बैलेंस, आप बैलेंस से क्या समझते हैं? बैलेंस यानी कि संतुलन। बायोमैकेनिक्स में बैलेंस का मतलब होता है एबिलिटी टू मेंटेन द लाइन ऑफ ग्रेविटी। यानी कि लाइन ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? एक काल्पनिक रेखा है जो गुरुत्व केंद्र से निकलती है। अब गुरुत्व केंद्र क्या होता है मैं भी आपको बताऊंगा। हमारे शरीर में एक काल्पनिक बिंदु होता है जिसपे हमारे शरीर का सारा भार टिक जाए, आराम से टिक जाए, बिल्कुल, उसे हम गुरुत्व केंद्र कहते हैं। और उस गुरुत्व केंद्र से एक काल्पनिक रेखा निकलती है जिसे हम लाइन ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तो बैलेंस का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू मेंटेन द लाइन ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी विद इन द बेस ऑफ सपोर्ट विद मिनिमल पोस्चरल स्वे। मतलब मान के चलो कि कोई वस्तु है ये बड़ी सी, और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये रहा, तो इसकी जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है वो यहां आएगी, और ये इसका बेस ऑफ सपोर्ट है, ये इसका एक पाया, ये इसका दूसरा पाया। तो इसका जो बेस ऑफ सपोर्ट है, इसके पास, इसके बीच में, इसके नजदीक, जो कह लो, पास कह लो, बीच में कह लो या नजदीक कह लो, तीनों के अपने मायने हैं। जितना ज्यादा नजदीक होगा उतना ही बेहतर। तो ये जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है, ये बेस ऑफ सपोर्ट के जितना नजदीक और जितना
समीप रहेगा उतना ही बेहतर बैलेंस होगा। हमारे शरीर में बैलेंस को मेंटेन करने के लिए कौन मदद करता है? हमारे सेंस ऑर्गन। हाँ, देखो, आंख जो है वो मदद करती है, कान तो मदद करता ही है क्योंकि कान के अंदर एक स्पेशल फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं एंडोलिम्फ। मैं अभी सबको, चलिए पहले आगे करके बताता ही हूं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, देखो समझो। मैं आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देता हूं ताकि समझ में आ जाए, बैलेंस आप समझ पाए आसानी से। किसी भी वस्तु का वो बिंदु जिस पर उसका सारा भार संतुलित हो उसे गुरुत्व केंद्र कहते हैं। और हमारे शरीर में जहां पर भी तीनों एक्सिस यानी कि तीनों धुरी, अब आप कहोगे जी सर धुरी क्या होता है, तो किन्जियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स का पिछला पार्ट पढ़ो, पार्ट 1। ये पार्ट 2 है, आप पार्ट 1 पढ़ो, उसमें प्लेन्स और एक्सिस को बहुत अच्छे से समझाया मैंने। तो तीनों एक्सिस, ये तीनों धुरी है, फ्रंटल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और सेजिटल एक्सिस। ये तीनों धुरी जब एक दूसरे को काटते हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे, तो जिस जगह काटेंगे उस जगह को हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र। और उस जगह पर सारा भार बिल्कुल बराबर होता है। अगर आप टिका के छोड़ दो तो बिल्कुल टिक जाए। यह काल्पनिक बिंदु होता है, यह बदलता रहता है। जिस तरफ शरीर का भार खिसकेगा उस तरफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी खिसक जाएगा। देखो समझो जरा, देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखो, ये एक चम्मच है, इधर इसका ज्यादा भार है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसी की तरफ खिसका हुआ है। ये देखो, ये बिल्कुल एक जैसी डंडी है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल बीचों बीच है। यहां पर अगर मैं एक कील लगा दूं तो इस कील पर आराम से इसे छोड़ दूंगा, ये बिल्कुल ऐसे ही बराबर रहेगा, ना इधर झुकेगा ना उधर झुकेगा, दोनों तरफ बिल्कुल बराबर रहेगा। लेकिन इस चम्मच में इधर ज्यादा वजन है तो इस तरफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी खिसक गया। अभी कहा जिधर भार होता है उधर खिसक जाता है। इस डंडे में देखो, इधर से डंडा ज्यादा चौड़ा ज्यादा भारी है तो इधर खिसक गया, होना चाहिए यहां लेकिन खिसक गया है, यहां समझ रहे हो ना, यहां से यहां खिसक गया है क्योंकि भार इधर है। अब ये देखो, इसमें भी इधर ज्यादा भार है तो होना चाहिए यहां लेकिन खिसक गया है यहां। सेंटर ऑफ ग्रेविटी भार की तरफ खिसक जाता है। देखो हमारे शरीर में सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां है, यहां, ये नाभि होता है, नाभि। वैसे बोलें तो हम इसको बोलते हैं क्रॉच से 6 सेंटीमीटर ऊपर। क्रॉच वो नाभि से नीचे का यहां पर होता है, क्रॉच क्रॉच से 6 सेंटीमीटर ऊपर होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब देखो इस स्थिति में सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा साइड खिसक गया क्योंकि इस तरफ वजन कर रखा है हमने। अब यहां देखो, इस स्थिति में सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल किनारे आ गया क्योंकि इस तरफ झुक के वजन कर रखा है। ये देखो यहां पर सीसॉ, ये झूला है, इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल बीचों बीच है तो दोनों बिल्कुल बराबर पे हैं। अगर देखो भार अगर इधर शिफ्ट होगा तो ये इधर झुक जाएगा, ये तो हम जानते ही हैं। पर अगर मैं इधर एक भारी आदमी बैठा दूं अगर, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को खिसका के यहां से यहां कर दूं तो भी ये बराबर रह सकता है, समझे। जिधर भार है उधर सेंटर ऑफ ग्रेविटी खिसक जाता है। अब देखो, जो लोग रस्सी पर चलते हैं वो इसीलिए तो डंडे का प्रयोग करते हैं, डंडे से वो अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी नापे रखते हैं और बिल्कुल सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन करते रहते हैं, इधर झुकाएं उधर झुकाएं, बिल्कुल बराबर रखते हैं ताकि उनको चलने में आसानी हो रस्सी पर। ज्यादातर रस्सी पर चलने वाले डंडे का प्रयोग आपने देखा होगा, रस्सी पर चलते तो डंडा लेके रखते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन करने के लिए, वजन मेंटेन करने के लिए, समझे। जिधर ज्यादा भार उनका गिरने लगता है उससे दूसरी तरफ वो डंडे को झुका के वजन बराबर कर लेते हैं, समझ रहे हो ना। अब देखो, ये देखो इस पोजीशन में ये सही है पोजीशन क्योंकि यहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी बढ़िया है, बिल्कुल बीचों बीच है। ये देखो यहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीचों बीच करने के लिए इसने हाथ इधर मोड़ रखा है, पैर इधर फैला रखा है। देखो ये तरीका बिल्कुल सही है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और जो बेस ऑफ सपोर्ट है, ये देखो यहां भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बेस ऑफ सपोर्ट बिल्कुल एक लाइन में है। यहां देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस ऑफ सपोर्ट बिल्कुल एक लाइन में है, यहां भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस ऑफ सपोर्ट बिल्कुल एक लाइन में है, यहां भी। लेकिन यहां देखो बेस ऑफ सपोर्ट आगे है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पीछे है, तो ये तरीका बैलेंस बनाने का सही नहीं है, इसमें बैलेंस नहीं बनेगा, यहां भी बैलेंस नहीं बनेगा, आप गिर जाओगे पीछे की तरफ, इधर गिर, आप इसमें इधर गिर जाओगे और इसमें इधर गिर जाओगे। अगर इस कंडीशन में भी आपको बैलेंस बनाना है तो आपके हाथों की ताकत इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि आप शरीर का सारा भार संभाले रख सको। करते हैं कैलिस्थेनिक्स और योग वाले कर सकते हैं, पर सामान्य तौर पर करना संभव नहीं है। तो देखो बैलेंस यानी कि संतुलन को कौन कौन प्रभावित करता है, अभी पीछे सिखा दिया मैंने। हाइट ऑफ बेस ऑफ सपोर्ट, जितना ज्यादा बेस ऑफ सपोर्ट ऊंचा होगा उतना ही खराब संतुलन होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो लेडीज होती हैं उनको, उनका जो उनकी टांगें छोटी होती हैं
और हिप्स पर ज़्यादा वजन होता है। उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो नीचे होता है, क्योंकि उनका जो बेस ऑफ सपोर्ट है वो कम ऊंचा होता है। इसीलिए फीमेल का संतुलन ज़्यादा बढ़िया होता है और उनके जो बैलेंस वाले गेम हैं जैसे जिम्नास्टिक वगैरह है वो उनका बहुत बेहतरीन होता है। इसीलिए जिम्नास्टिक में जो फीमेल के रिकॉर्ड हैं वो मेल से नहीं टूटते जल्दी। लेकिन पुरुषों का बेस ऑफ सपोर्ट यानी कि हाइट ऑफ बेस ऑफ सपोर्ट जो है वो ऊंचा होता है, जिसकी वजह से उनकी स्पीड यानी कि रनिंग कैपेसिटी और जंपिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। ठीक है, लिख भी दिया है मैंने, याद रखना है आपको, आया हुआ क्वेश्चन है ये DSSB में 2014 में। बेस ऑफ सपोर्ट, बल्कि ये चारों के चारों ऑप्शन रख दिए थे उसने, 4-5 ऑप्शन थे रख दिए। अब लो इसमें से चुन लो सही, बस खाली लगा दिया था इसको छोड़कर। अब आपको ध्यान रखना है किसको छोड़कर, तो जिसको कंसेप्ट पता है वही तो छोड़ सकता है ना, इसलिए कंसेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। तो बेस ऑफ सपोर्ट जितना नीचा होगा उतना ही गुरुत्व केंद्र नीचा होगा, और जितना गुरुत्व केंद्र नीचा होगा उतना ही अच्छा संतुलन होगा। सरफेस एरिया ऑफ बेस ऑफ सपोर्ट, जितना चौड़ा सरफेस एरिया होगा, आप सोचो अगर मैं आपको कहूं कि हील वाली सैंडल पहन के खड़े रहो तो थोड़ी देर में ही पैरों में दर्द हो जाएगा, या मैं सिर्फ आपको पैरों पर खड़े रहने को बोलूं तो जल्दी ही पैर दुख जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको बैठने को बोलूं तो आप खड़े होने के मुकाबले ज्यादा देर बैठ सकते हो, क्योंकि अब आपके हिप्स का एरिया ज्यादा चौड़ा हो गया, बेस ऑफ सपोर्ट ज्यादा चौड़ा हो गया। और अगर आपको लेट के रहने को कहा जाए तो आप उससे भी ज्यादा रह सकते हो, क्योंकि आपका बेस ऑफ सपोर्ट और ज्यादा हो गया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मैंने कहा गुरुत्व केंद्र जितना नीचा होगा उतना बेहतर संतुलन होगा, अभी बताया महिलाओं का एग्जांपल देके। फिर लाइन ऑफ ग्रेविटी, अभी बताया एक काल्पनिक गुरुत्व रेखा जो गुरुत्व केंद्र से नीचे की तरफ निकलती है, और वो बेस ऑफ सपोर्ट से जितना नजदीक होगी उतना ही बेहतर संतुलन होगा। वेट ऑफ बॉडी, यानी कि शरीर का भार जितना अधिक होगा उतना ही उसका बेहतर संतुलन होगा। यानी कि जो भारी जो सुमो रेसलर्स होते हैं वो खा खा के अपना वजन बहुत बढ़ा लेते हैं। ज्यादा वजन होने की वजह से उनका बैलेंस अच्छा होता है, जल्दी गिरते नहीं है, और गिर जाए तो उठते नहीं, वो अलग बात है। पर जितना भारी होता है वजन उतना ही ज्यादा बैलेंस होता है। फिर वेस्टिबुलर सिस्टम यानी कि एंडोलिम्फ, हमारे कान में एक द्रव्य होता है जिसे एंडोलिम्फ कहते हैं, और यह संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। अगर यह द्रव्य हिल जाए, जैसे डांस करते समय गोल गोल घूमते समय, या फिर कराटे वगैरह में किक करते समय राउंड किक, या चोट लगने के कारण, या कोई थप्पड़ मार दे, घूसा मार दे, उस समय अगर आपका कान का लिक्विड हिल जाए तो आपका संतुलन खराब हो जाएगा, चक्कर आने लगेंगे। ठीक है, तो बैलेंस को प्रभावित करने वाले ये सारे। अब देखिए जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जोड़ हमारे शरीर में कंकाल तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये जोड़ गति कराने के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। अगर जोड़ ना हो तो हमारी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। जोड़ों को 3 भागों में बांटा गया है: फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजियस जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट को हम और भी नामों से जानते हैं, साइन आर्थरोज या इमूवेबल जॉइंट। अब यहां पर आप हिंदी में याद रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अचल संधि, जो बिल्कुल भी नहीं हिलती डुलती, बिल्कुल भी जिसमें मूवमेंट नहीं होता। और फिर दूसरा कार्टिलेजियस जॉइंट, जिसको एम्फी आर्थरोज और सेमी मूवेबल भी कहते हैं, यानी कि अर्धचल संधि। अर्धचल मतलब जो थोड़ा बहुत हिल सकती हैं, जिसमें थोड़ा बहुत मूवमेंट हो सकता है। और तीसरा साइनोवियल जॉइंट, जिसको डायआर्थरोज या फ्रीली मूवेबल जॉइंट भी कहते हैं, यानी कि हिंदी में चल संधि, जिसमें पूरी तरह से गति होती है। हम बारी बारी से इनके बारे में पढ़ेंगे और इनके उदाहरणों को जानेंगे। देखिए फाइब्रस जॉइंट यानी कि अचल संधि। अचल संधि के उदाहरण देखिए कहाँ है। सचर, खोपड़ी में होता है, देखो ये रहा सचर जोड़, किस तरीके से जुड़ा हुआ है ये, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होती है। ये खोपड़ी की हड्डियों का जोड़ है, क्रेनियल बोन्स का जोड़ है। दूसरा गोम्फोसिस, ये दांत और मसूड़े का जोड़ है। और तीसरा फिबुला के पास का जोड़, यानी कि फिबुला और टीबिया का आपस में जो जोड़ होता है, फिबुला प्लस टीबिया का जोड़, देख रहे हो यहां पर आप डिटेल में देख पा रहे होंगे, ये लिगामेंट से जुड़े हुए हैं, इसमें भी कोई गति नहीं होती। इस जोड़ को सेंडेस्मोसिस कहते हैं। फिर देखिए दूसरा है कार्टिलेजियस जॉइंट, यानी कि अर्धचल, जिसमें थोड़ी बहुत गति होती है। ये 2 प्रकार के कार्टिलेजियस जॉइंट से बने होते हैं,
एक फिब्रोकार्टिलेज जॉइंट और एक हाइलिन कार्टिलेज जॉइंट। देखो फिब्रोकार्टिलेज जॉइंट, इनमें बहुत थोड़ी गति संभव होती है। ये शरीर के मिड लाइन में पाए जाते हैं, जैसे रीढ़ की हड्डी के जोड़ में, कूल्हे के जोड़ में। आप देख रहे हो यहां पर, ये देखो रीढ़ की हड्डी के जोड़ में फिब्रोकार्टिलेजियस जॉइंट और कूल्हे के जोड़ में, ठीक है। और दूसरा हाइलिन कार्टिलेज जॉइंट यानी कि सिंकॉन्ड्रोस जॉइंट, इसमें बिल्कुल भी गति संभव नहीं होती है, जैसे कि एपिफेजियल कार्टिलेज, जो हड्डियों का ग्रोइंग हिस्सा होता है, बढ़ रहा हिस्सा। और दूसरा मैन्यूब्रियो स्टर्नम जॉइंट, आप देख रहे हो मैनिब्रम यानी कि स्टर्नम और रिब्स और स्टर्नम के बीच का जोड़, ये देखो ये रहा और ये रहा। इन जॉइंट्स को सिंकॉन्ड्रोज यानी कि फिब्रोकार्टिलेज जॉइंट कहा जाता है। फिर तीसरा है साइनोवियल जॉइंट यानी कि चल संधि। ये वो जोड़ हैं जो बिल्कुल फ्रीली मूवेबल होते हैं, और ये 6 प्रकार के हैं, हमें ध्यान से पढ़ना है। ग्लाइडिंग जॉइंट, जिसमें एक हड्डी दूसरे हड्डी के ऊपर फिसलती है। दूसरा हिंज जॉइंट, जो बिल्कुल हमारे घर में दरवाजे की तरह काम करता है, कब्जे वाला जोड़, एक ही तरफ मूवमेंट होती है। फिर तीसरा पिवट जॉइंट, जिसमें एक छोटी एक्स हड्डी पर एक दूसरी हड्डी गोल नाचती है जैसे एक लट्टू। और चौथा एलिप्सोइडल जॉइंट। पांचवा सैडल जॉइंट। और छठा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, एक बॉल होता है और एक सॉकेट होता है, दोनों आपस में फंसे हुए होते हैं। देखिए इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। देखिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इस प्रकार के जोड़ में एक हड्डी का गोल सिरा दूसरे हड्डी के गोल सिरे यानी कि कप जैसे आकार में धंसा हुआ होता है। इसमें किसी भी दिशा में गति संभव है, 360 डिग्री पे कहीं भी घुमा लो, गति संभव है। एग्जाम्पल है कूल्हे का जोड़ और कंधे का जोड़। आप देख ही रहे होंगे, ये कंधे का जोड़ और ये कूल्हे का जोड़। दूसरा है हिंज जॉइंट, इसमें सिर्फ एक ही दिशा में गति संभव होती है। इसे कब्जे का जोड़ या फिर जिंगलिमस जोड़ कहते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स आप देख रहे हैं इसके। ये देखो कोहनी का जोड़, और उंगलियों में फिंगर्स और टोज, उंगलियों के जोड़ यानी कि फैलेंजियल जॉइंट। ये जो फैलेंजेस आपस में जुड़े हुए हैं ये है। और नी का जोड़, ये घुटने का जोड़ आप देख रहे हो। और एंकल का जोड़ ये आप देख रहे हो। और अल्ना और ह्यूमरस का जोड़ ये आपने देख ही लिया। आपको सिर्फ ये नहीं याद रखना कि कोहनी का जोड़, आपको याद रखना है कि किस किस हड्डी का जोड़ है, क्योंकि ये आ सकता है। और ये टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट, ये जोड़ कान के हड्डी के पास टेम्पोरल बोन और मैंडिबुलर यानी कि टेम्पोरल, और ये मैंडिबुलर यानी कि ये जो निचला जबड़ा होता है उसका जोड़, ये सारे हिंज जॉइंट में आते हैं। फिर अगला है कॉन्डिलॉइड जॉइंट। इस जोड़ को कॉन्डिलर या एलिप्सोइडल या बाइकॉन्डिलर जॉइंट भी कहते हैं, अभी आप पीछे पढ़ चुके हो। तो देखो इनके कुछ उदाहरण देखो। रेडियो कार्पल जॉइंट यानी कि रेडियस और कार्पल बोन का जोड़, और उसके बाद मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट यानी कि मेटाकार्पल और फैलेंजियल जो जोड़ है आपस में ये जोड़। और मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट यानी कि मेटाटार्सल और फैलेंजियल का जोड़ आपस में। और ऑसिपिटल कॉन्डाइल जॉइंट यानी कि जो ऊपर सबसे ऊपर की रीढ़ की हड्डी है वो, और जहां पर ऑसिपिटल बोन आपस में जुड़ते हैं वो वाला जोड़, ये सभी कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स में गिने जाते हैं। फिर अगला है पीवट जॉइंट। पीवट जॉइंट बताया था मैंने आपको, एक हड्डी का गोल सिरा दूसरे हड्डी के एक्सिस पे नाचता है, जैसे कि रेडियस और अल्ना का जोड़। ये दोनों हड्डियां बड़ी हड्डियां हैं, इन दोनों का आपस में जॉइंट, ये आपस में एक दूसरे के ऊपर नाचती हैं। और दूसरा एटलस और गर्दन का जोड़, इसमें हमारी सबसे ऊपरी रीढ़ की हड्डी यानी कि एटलस हड्डी C1 जो जिसे बोलते हैं, उसके ऊपर हमारा स्कल नाचता है। अब देखिए अगला सैडल जॉइंट। इस प्रकार के जोड़ में एक हड्डी का कन्वेक्स हिस्सा दूसरी हड्डी के कनकेव हिस्से पर जुड़ा हुआ होता है, गति करता है। एक हड्डी का कन्वेक्स हिस्सा यानी कि उत्तल हिस्सा दूसरे हड्डी के
अवतल हिस्से पर यानी कि कनकेव हिस्से पर गति करता है, एक दूसरे के ऊपर मूव करते हैं। ये हिंज और ग्लाइडिंग जॉइंट के मुकाबले अधिक स्थिरता प्रदान करता है। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, ये क्लेविकल और मैन्यूब्रम का जोड़, देखो आप ये देख रहे हो क्लेविकल और मैन्यूब्रम का जोड़, ये देखो किस तरीके से ये मूवमेंट करा पाने में सक्षम है आगे पीछे। और देखो ट्रेपेजियम और मेटाकार्पल वन का जोड़, ट्रेपेजियम हड्डी होती है यहां पर कलाई में, और मेटाकार्पल इसका जोड़, और स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, ये ऊपर मैंने आपको बढ़ा दिया, क्लेविकल और मैन्यूब्रम बोला, क्लेविकल और मैन्यूब्रम, तो ये मैन्यूब्रम क्या है, स्टर्नम का हिस्सा है, तो इसको हम बोलते हैं स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। ये जॉइंट्स बाईएक्सियल होते हैं, दो दिशाओं में गति कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगला ग्लाइडिंग जॉइंट, इसे प्लेन जॉइंट या प्लेनर जॉइंट के नाम से भी जानते हैं, ये प्लेन जॉइंट होते हैं। इस प्रकार के जोड़ में दो हड्डियों की समतल सतह यानी कि फ्लैट सरफेस एक दूसरे के ऊपर फिसलती है। ये ऊपर नीचे दाएं बाएं और डायगनली यानी कि एक डायगनली समझते हैं ना, विकर्णीय गति कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एक्रोमिनोक्लेविकुलर जॉइंट, ये देखो एक्रोमियन हड्डी और क्लेविकल, इसका ये जोड़। दूसरा कार्पल और मेटाकार्पल जॉइंट, ये आप देख रहे हो, और स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, ये भी आपने पढ़ा पीछे। स्टर्नम और दूसरी और 2 से लेके 7 तक की रिब्स आपने पीछे पढ़ा। स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट वो था सैडल जॉइंट में, उसमें देखो आप अंतर याद रखोगे, सैडल में स्टर्नम का फर्स्ट बोन प्लस क्लेविकल, इस जोड़ को हम सैडल कहते हैं। लेकिन जब ग्लाइडिंग की बात आए तो स्टर्नम के 2 से लेके 7 तक की हड्डियां और क्लेविकल, ये जोड़ ग्लाइडिंग जॉइंट में आता है, फिसलने वाले जोड़, एक दूसरे के ऊपर फिसलने वाले जोड़। ये ऊपर नीचे दाएं बाएं और विकर्णीय गति कर सकते हैं। अब आप मॉडिफाइड जॉइंट्स के बारे में पढ़ लीजिए। इन्हें मॉडिफाइड हिंज जॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ये ऐसे जोड़ होते हैं जो हिंज जॉइंट की तरह तो गति करते ही हैं, साथ ही साथ कुछ दूसरी दिशाओं में भी गति को संभव कराते हैं, जैसे नी जॉइंट एंड टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। देखो घुटने के जोड़ को हम हिंज जॉइंट कहते हैं, पर ये खाली हिंज नहीं है, ये मॉडिफाइड हिंज जॉइंट है। ये थोड़ा सा और दूसरी डायरेक्शन में भी गति करा पाते हैं। और ऐसे ही टेम्पोरोमैंडिबुलर यानी कि टेम्पोरल बोन कान की हड्डी और मैंडिबुलर जबड़े की हड्डी, आप देखते हो ऊपर नीचे होने के साथ साथ आप थोड़ा इसे थोड़ा साइड में भी घुमा पाते हैं। अब देखिए लीवर, शरीर में और शरीर के बाहर भी आपको आम जिंदगी में भी लीवर देखने को मिलता है, और हमारे शरीर में भी हर जॉइंट लीवर का काम कर रहा है। 3 प्रकार के लीवर होते हैं। लीवर यानी कि उत्तोलक, वो पेट के अंदर, पेट के आसपास जो लीवर होता है उसकी बात मत सोचो, ये दूसरे लीवर हैं। ये वो लीवर हैं जो हमारे काम को आसान बना देते हैं। लीवर 3 प्रकार के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। देखो लीवर याद करने का एक सबसे आसान फॉर्मूला देता हूं मैं आपको, आरफ, ARF याद रखना। लीवर में यही 3 चीजें होती हैं, ए माने एक्सिस, आर माने रेजिस्टेंस और एफ माने फोर्स। एक्सिस माने धुरी, रेजिस्टेंस माने प्रतिरोध और फोर्स माने बल। कई बार एक्सिस को यानी कि धुरी को लोग फलक्रम भी लिख देते हैं, रेजिस्टेंस को लोग लोड भी लिख देते हैं, और फोर्स को लोग एफर्ट भी लिख देते हैं यानी कि प्रयास। लोड माने भार। तो कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना है ARF। अब आप देखो इसी में ये मैंने बीच का लिखा है, अब आप इसको लीवर बना लो ऐसे करके। अगर ए बीच में है तो आर और एफ यहां कहीं रख दो, आगे पीछे कहीं मर्जी है। आर बीच में है तो ए और एफ आगे पीछे कहीं रख दो। एफ बीच में है तो ए और आर आगे पीछे कहीं भी रख दो। देखो यहां लिखा हुआ है, समझो। फोर्स आगे है और लोड यानी कि रेजिस्टेंस पीछे है, तो यहां पर बीच में क्या है, एक्सिस। ये हो गया फर्स्ट क्लास लीवर।
सेकंड क्लास लीवर में देखो बीच में क्या है, लोड यानी कि रेजिस्टेंस बीच में है, फोर्स और एक्सिस आगे पीछे हो गए, तो ये क्या हो गया, सेकंड क्लास लीवर। और थर्ड क्लास में देखो फोर्स बीच में है, ये देखो यहां पर ये थर्ड क्लास लीवर है, फोर्स बीच में है, तो लोड यानी कि रेजिस्टेंस और एक्सिस ये आगे पीछे कहीं भी रख दिए जाएं तो ये थर्ड क्लास लीवर बन गया। ठीक है ना। इनके उदाहरण देखो, फर्स्ट क्लास लीवर के उदाहरण देखो, बीच में एक्सिस है यानी कि फलक्रम है, देखो यहां लिखा हुआ भी है। कैंची देखो बीच में घूमती है, इधर से हम दबाते हैं आगे से काटती है, कितनी भी बड़ी कैंची हो, कैसी भी कैंची हो, पीछे से मतलब एक तरफ से हम दबाते हैं, एक तरफ से वो काटती है, बीच में धुरी होती है जिसपे घूमती है। ये हथौड़ी, एक तरफ से हम बल लगा रहे हैं, देखो बल बल बाहर की साइड से बल लगा रहे हैं, सबसे बाहर की साइड काम हो रहा है और बीच में एक्सिस है जहां से ये हथौड़ा घूम जाता है। पिलास देखो, पाइलर जिसको बोलते हैं, बीच में एक्सिस है, आगे से काम हो रहा है एक तरफ से और एक तरफ से हम बल लगाते हैं। ये सीसॉ झूला, बीच में एक्सिस है और एक तरफ बल है एक तरफ भार, मतलब कोई एक हल्का है कोई एक भारी है, एक भार हो गया एक बल हो गया। देखो पिलास के कितने सारे रूप हैं, हर रूप में वही बात होगी। ये देखो हो माने फावड़ा, एक तरफ से हम इस किनारे से पकड़ के बल लगाते हैं, इस किनारे से काम होता है और बीच में एक्सिस हो जाता है। आगे देखिए, फिर एग्जांपल्स ऑफ सेकंड क्लास लीवर। इस बार देखो एक्सिस सबसे बाहर हो गया है इस बार, और बीच में ARF बताया ना, बीच में रेजिस्टेंस है यानी कि बीच में आपका लोड है और हम एक तरफ से बल लगा रहे हैं, फोर्स बाहर की तरफ है, ये देखो यहां पर। तो इसमें मान लो आपको पानी उठाना है, बैग उठाना है, कुछ भी करना है, इधर एक्सिस है, यहां पर लगा दो, यहां से यहां पे वजन रहेगा, इधर से उठाओ, अपने आप ये आसानी से उठ जाएगा और उधर भी सरक जाएगा अगर आप ज्यादा ऊंचा उठा दोगे तो। ये देखो यहां पर देखो, यहां से बल लगा रहे हैं, यहां बीच में सारा लोड है और ये एक्सिस हो जाता है बाहर की तरफ, तभी तो उठा के चल देते हैं इसे। देखो इस तरफ बाहर से फोर्स लगा रहे हैं, ये बीच में सारा लोड हो गया और जहां पर पहिया है सबसे बाहर वो एक्सिस हो गया। यहां पर देखो बॉटल ओपनर भी, बाहर इस तरफ हम फोर्स लगा रहे हैं, बीच में सारा लोड पड़ता है और इधर एक्सिस जहां पर घूम रहा है, ढक्कन को खोलने के लिए बीच में सारा लोड पड़ता है। ये मत सोचना कि आपने यहां फंसा रखा है तो लोड सारा यहां पड़ रहा है, लोड यहां पर बीच में ही पड़ता है, इधर तो एक्सिस होता है जहां से घूम जाता है, ढक्कन खोल देता है। थर्ड क्लास लीवर देखो, इस बार फोर्स यानी कि एफर्ट बीच में है, एक्सिस यानी कि फलक्रम बिल्कुल बाहर की तरफ है, लोड भी बिल्कुल बाहर की तरफ है, ये थर्ड क्लास लीवर है। देखो उदाहरण के तौर पर चिमटा, ये मछली पकड़ने वाला, देखो एक तरफ बाहर की तरफ आपने बल लगाया है, ये देखो ये बाहर की तरफ फलक्रम है, एक्सिस है, इस यहां से हम घुमाते हैं, बीच में फोर्स लगाते हैं पकड़ के, यहीं से यहीं तो हाथ लगा के खींचते हैं मछली को और सारा भार यहां होता है। देखो ये बाल सीधे करने वाला समझ लो या फिर रोटी उठाने वाला चिमटा समझ लो, कुछ भी समझ लो। ये देखो झाड़ू, बड़ी वाली झाड़ू, देखो इस जगह हाथ पकड़ते हैं, यहां से हाथ में झाड़ू घूमती है, यहां बीच में हाथ लगा के हम बल लगाते हैं तो बीच में आ गया फोर्स और यहां पे सारा लोड काम काम होता है। ऐसे ही चप्पू, अगर हम चप्पू की बात करें तो बड़ी सी चप्पू होती है, यहां पर लोग एक्सिस होता है, मतलब यहां पर मुट्ठी लगा के पकड़ते हैं और यहां बीच में एक हाथ लगा के फोर्स लगाते हैं, बीच में से बल लगाते हैं और यहां से पानी हटाते हैं तो लोड यहां होता है। तो ये सब क्या है, थर्ड क्लास लीवर। यही अगर शरीर में देखें तो देखो ऊपर जैसे गर्दन आगे पीछे करते हैं, तो ये देखो गर्दन जहां पर जुड़ी हुई है, जो हमारी खोपड़ी है और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई है, वो एक्सिस है, और वहां देखो इत्तेफाक से देखो वहां हड्डी को भी हम एक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो यहां गर्दन की मांसपेशियों से हम बल लगा रहे हैं और ये हमारा भार है, खोपड़ी का पूरा हिस्सा, ये बीच में एक्सिस है, ये हो गया फर्स्ट क्लास लीवर। ठीक है, ये देखिए नीचे से पंजे उठा रहे हैं हम, ये पंजे हमारे फलक्रम यानी कि एक्सिस का काम करते हैं और सारा का सारा लोड यानी कि भार एड़ी के पास होता है और पिंडली की मांसपेशियों से बल लगाते हैं हम पंजे पर जब उठाते हैं अपने आप को, समझ रहे हो ना, स्किपिंग करते हैं तब, या फिर कोई योग में ताड़ासन वगैरह कर रहे हैं, जब अपने आप को पंजे पे उठाते हैं तो वो सेकंड क्लास लीवर बन जाता है। और थर्ड क्लास लीवर में आप देखो कैसे बाइसेप्स खींच उठाते हैं हम, यहां पर कोई डंबल पकड़ लो, कोई भी सामान पकड़ लो, बाल्टी पकड़ लो, कुछ भी, तो लोड यहां पर हो जाता है। और एक्सिस आप ये मत समझो कि कोनी हमारी बीच में आ रही है, कोनी बिल्कुल बाहर निकल जाती है, एक्सिस बिल्कुल बाहर हो जाता है और फोर्स बीच में आ जाता है यहां पर बाइसेप्स की मसल्स द्वारा, तो ये हो जाता है हमारा थर्ड क्लास लीवर। ठीक है, ध्यान रखना है,
हमारे शरीर में जो भी फर्स्ट क्लास लीवर में होता है, अगर आप कुछ अच्छा याद करने की कोशिश करेंगे तो मैं बताऊं आपको, जितने भी फर्स्ट क्लास लीवर होते हैं ये फोर्स एंड स्पीड दोनों के लिए होते हैं, बल और गति दोनों पैदा करते हैं। जितने भी सेकंड क्लास लीवर होते हैं ये सिर्फ बल पैदा करते हैं, और जितने भी थर्ड क्लास लीवर होते हैं ये सिर्फ स्पीड पैदा करते हैं। उम्मीद करता हूं जो भी आपको सिखाया मैंने अब तक समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार फिर से दोबारा सुन करके और ध्यान से सीखिए, नोट्स बना लीजिए। ज़्यादातर तो आपको लिखा लिखाया मिल ही गया है यहाँ पर, बाय फिगर बाय डायग्राम। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, सीखते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ये देखिए, ये नेक गर्दन की मसल्स के बारे में अगर आपको पता होगा तो आप जान लेंगे कि कौन सी रोटेट करने में मदद कर रही है, कौन सी फ्लेक्शन में, कौन सी एक्सटेंशन में, ठीक है ना। देखिए, गर्दन में अगर हम मसल्स की बात करें तो ये जो ऐसे साइड करने पे ये जो मसल दिखाई देती है, ये वाली, ये है स्टर्नोसेलेडोमेस्टोइड, ठीक है ना। यहीं पर स्कैलेनिस मसल भी होती हैं, और इस जगह अंदर की तरफ हायोइड बोन होता है, तो उस मसल को बोलते हैं ओमोहायोइड, ठीक है। या ये जो पीछे है, तो ये देखो, ये इस जगह सबसे पहले कैपिटिस, अब वो कैपिटिस में स्प्लेनिस कैपिटिस, लॉन्गिसिमस कैपिटिस, देखो आगे के नाम तो जोड़े ही जाते हैं पर मेन आपको याद रखना है। ये कैपिटिस, उसके बगल में सर्वाइकिस, ये वाली जो आप देख रहे हैं, ये बीच में कैपिटिस, फिर सर्वाइकिस, और सबसे नीचे स्कैपुले। इस तरीके से कौन कौन सी मेजर मसल्स आपने पढ़ ली? आपने स्टर्नोसेलेडोमेस्टोइड पढ़ लिया, स्कैलेनिस पढ़ लिया, ओमोहायोइड पढ़ लिया, इधर कैपिटिस, सर्वाइकिस और स्कैपुले। ये सब मसल्स यहाँ पर गर्दन में मिलनी है, दोनों तरफ, एक तरफ नहीं, दोनों तरफ, समझ रहे हैं। और इनका ये अलग अलग मिल करके इनका मेजर रोल होता है, कभी गर्दन घुमाने में, रोटेट करने में, फ्लेक्शन एक्सटेंशन में, वो मैं सब आपको बता दूंगा। पर मेनली जो मसल बताए उसको फोकस करना है आपको माइंड में। फिर जब मैं आपको स्पेशली बता रहा हूँ, जब मैं पावर पॉइंट पे दिखा रहा हूँ कि नेक फ्लेक्सर कौन सा है और नाम लिख दूंगा, तो आपके दिमाग में आ जाएगा अच्छा ये यहाँ था। नेक एक्सटेंशन कौन सा है, नाम आ जाएगा आपके दिमाग, अच्छा ये यहाँ था, ठीक है। गर्दन के नीचे यहाँ पर ये वाली जो है, ये वाली मसल, इसको बोलते हैं ट्रेपेजिस। ट्रेपेजिस कॉमनली हम इसे ट्रैप्स कह लेते हैं, ठीक है ना, याद रखना है। एलटी ग्रेड में क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा गर्दन को घुमाने वाली मांसपेशी नहीं है। अब नहीं है पूछ दिया तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए ना सारी मांसपेशियों के बारे में। आपने भले ही बिल्कुल कंठस्थ याद ना किया हो, लेकिन कम से कम 2 बार 4 बार उसे देखा हो, उसको पढ़ा हो, तभी तो दिमाग में खटकेगा, घंटी बजेगी, तो आप सही को छांट के गलत को अलग कर पाओगे। इसीलिए पता होना चाहिए। देखिए आप देख पा रहे होगे, ये वाली, ये स्टर्नोहायोइड, हायोइड हड्डी होती है और स्टर्नम ये हड्डी होती है, इनसे जुड़ी हुई है स्टर्नोहायोइड। ये वाली प्लेटिस्मा देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये यहां पर साइड में, इसको बोलते हैं लिवेटर स्कैपुले। अब देखो, लिवेटर स्कैपुले मतलब नाम से समझ में आ रहा है कि ये स्कैपुला हड्डी से जुड़ा हुआ है। फिर ये स्कैलिनीस, ये 3 है, 1 2 3, याद रखना आपको, ये 3 पेयर दिखा, मतलब 3 बंडल दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पे स्कैलिनीस के। और फिर ये पीछे ट्रिपेजिस, यहां बीच में स्टर्नोसेलाइडोमेस्टोइड, अभी अभी इसका जिक्र हुआ था पीछे। और ये ओमोहायोइड, ये देखो 1 2 3, ये ओमोहायोइड, ये भी हायोइड बोन से जुड़े हुए हैं। आप इसको एक अलग व्यू से देखिए आगे, ये देखिए साइड व्यू, सेमी स्पाइनलिस कैपिटिस, ये आप देख पा रहे होंगे, ये पीछे यहां पर ये मांसपेशी है ऊपर वाली। स्प्लेनिस कैपिटिस ये उसके नीचे वाली, लिवेटर स्कैपुले ये उसके भी नीचे वाली, स्केलिनिस ये 3 आपको यहां पर दिखाई दे रही हैं, ट्रेपेजिस तो सबसे पीछे मौजूद है। ओमोहायोइड देखो, ये आगे पीछे, ये मतलब अंदर है, पर इसका व्यू इस तरीके से दिखा रखा है। स्टर्नोहायोइड देखो आगे से आपको दिखाई दे रहा होगा ये, और स्टर्नोसेलाइडोमेस्टोइड ये आ रही लंबी सी मांसपेशी साइड में, बिल्कुल साइड में जो आती है।
अब तो बिल्कुल विजिबल हो गया होगा आपको स्टर्नोसेलेडोमेस्टोइड। अगर बैक व्यू देखिए तो ये रहा बैक व्यू। स्प्लेनिस कैपिटिस, ये देखिए ये पीछे वाला है, गर्दन घुमाते हैं तो साफ निकल के बाहर आता है। स्प्लेनिस सर्वाइकिस, और ये लिवेटर स्कैपुले, ये साइड वाला, आप बिल्कुल इमेजिन कर पा रहे होंगे। सेमी स्पिनालिस कैपिटिस, ये वाला। लॉन्गिसिमस कैपिटिस, ये वाला। लॉन्गिसिमस सर्वाइकस, ये वाला। और इलियोकोस्टलिस सर्वाइकिस, ये वाला। बैक व्यू भी देखा आपने, फ्रंट व्यू भी देखा आपने, साइड व्यू भी देखा आपने। 2-3 बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे, अपने आप आपको दिमाग में रुकने लगेगा। एक बार में तो मेरे नहीं रुका था, बल्कि 2 बार में भी नहीं रुका था मेरे। तो बार बार बोल रहा हूं, बार बार पढ़ेंगे, आपके दिमाग में रुकने लगेगा। आप इस लायक याद कर पाएंगे इसे कि आप एग्जाम में क्वेश्चन को सही लगा सकें। बिल्कुल कंठस्थ किसी को बोल के बता सकें ना सकें, लेकिन इस लायक जरूर हो जाएंगे कि एग्जाम में नंबर प्राप्त कर सकें। आगे देखिए, शोल्डर की मांसपेशियों के बारे में जानिए। देखिए ये तो आपने पढ़ ही लिया था, ट्रेपेजिस, ये नेक के पास था, ये ऊपर से है नीचे तक। ये देखिए शोल्डर में डेल्टॉइड, ये आप देख पा रहे होंगे, मल्टीपेनेट मसल है। फिर इंफ्रास्पिनेटस, सुप्रा और इंफ्रा का मतलब आपको पता है, सुप्रा ऊपर की तरफ है, इंफ्रा अंदर की तरफ है, यहां पर देखिए। और उसके भी नीचे अंदर टीरिस माइनर, टीरिस मेजर। माइनर ऊपर होता है, मेजर नीचे होता है, ध्यान दीजिए। अगर इसको दूसरे व्यू से देखना है तो यहां से देखिए, देखिए सुप्रा स्पिनेटस, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ऊपर है, जो कॉलर बोन है उसके पास। देखो आगे से, ये बैक व्यू है, मैं लिख देता हूं यहां पे ताकि आपको समझ में आए। ये बैक व्यू है, पीछे का दृश्य है, और ये फ्रंट व्यू है आगे से। देखो आगे से दिखाई दे रहा होगा आपको ऊपर। फिर सब स्कैपुलारिस, स्कैपुला मसल, मतलब स्कैपुला बोन से जुड़ा हुआ मसल है, सब स्कैपुलारिस, ये फ्रंट व्यू है, पीछे से नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये आगे है। फिर ये है इंफ्रास्पिनेटस, ये बैक व्यू है, देखो इंफ्रास्पिनेटस। और देखो टीरिस माइनर दिखाई दे रहा है अंदर की तरफ, और इसी के नीचे टीरिस मेजर होता है, वो आप यहां पर देख पा रहे हैं। एक से दूसरे मांसपेशी ढके हुए होते हैं ना, ये एक के ऊपर दूसरा, फिर तीसरा लेयर होता है, इसीलिए हर व्यू में दिखाना पॉसिबल नहीं। बैक की बात करूं अगर, यहाँ बैक में, तो बैक में इस जगह स्पिनेटस, जैसा कि स्पाइन मतलब रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ, तो ये स्पिनेटस ऊपर वाला, ऊपर की तरफ सुप्रास्पिनेटस, और नीचे की तरफ इंफ्रास्पिनेटस। और फिर यहाँ ये इस जगह जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये टीरिस, टीरिस मसल है यहाँ पर। टीरिस माइनर और टीरिस मेजर, मेजर ऊपर होता है और माइनर उसके नीचे होता है, जैसे अभी मैंने बताया था चेस्ट में लेयर हटा करके, तो मेजर ऊपर माइनर नीचे। उसके बाद यही ये जो स्कैपुला है, ये जो स्कैपुला हिलता है, ये तो इसी स्कैपुला पे स्कैपुलारिस मसल होता है, सब स्कैपुलारिस, स्कैपुलारिस एंड सब स्कैपुलारिस मसल होता है। कंधे पर ये डेल्टॉइड, ये वाली जो होती है डेल्टॉइड होती है। अब देखिए बैक मसल के बारे में जानिए, बड़ा मेजर मसल होता है ये। ट्रिपेजिस तो आप देख ही रहे हैं, पीठ पे है, ऊपर गर्दन से शुरू होता है, इसीलिए नेक में भी इसको दिखा दिया था। यहाँ पर ट्रिपेजिस देखिए बैक पे है। फिर उसके बाद डेल्टॉइड का निचला हिस्सा, ये पोस्टीरियर डेल्टॉइड, टीरिस मेजर आप देख रहे हैं, इंफ्रास्पिनेटस ये रहा यहाँ पर, और लैटिसिमस डॉर्सी। लैटिसिमस डॉर्सी को हम बोलते हैं वाइडेस्ट मसल इन बॉडी, सबसे चौड़ी, समझ रहे हैं ना, सबसे चौड़ी मांसपेशी होती है ये, जिसको हम बोलते हैं लैटिसिमस डॉर्सी, या शॉर्टकट में लैट्स, कई जिम वाले यूज करते हैं इसे। लैटिसिमस डॉर्सी के वहीं नीचे इरेक्टर स्पिने, स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है, रीढ़ की हड्डी से, नाम दिया गया इसे इरेक्टर स्पिने, सीधा रखने में मदद करता है आपको, आपकी ये जो बैक होती है रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधा मेंटेन करने में मदद करता है ये। और ऐसा ही सेम स्तर भी है, लेकिन ये जो ट्रेपेजिस मसल है, ट्रेपेजिस के ठीक नीचे रोम्बॉइड मांसपेशी होती है, आप देख पा रहे हैं, इसको अलग व्यू में सेपरेट करके दिखाया गया है। देखिए यहां से और बेहतर समझ पाएंगे आप। ये अपर ट्रेपेजिस है, ये इंफ्रास्पिनेटस, ये डेल्टॉइड, टीरिस माइनर, टीरिस मेजर देख रहे होंगे आप, उसके नीचे लैटिसिमस डॉर्सी,
इस तरफ से भी देखो टिडिस मेजर माइनर दिखा रखा है। और फिर रोम्बोइडस मेजर लोअर ट्रेपेजिस, जिसको हम बोलते हैं ट्रैप, देखो यहां पर दिखा रखा है इंफ्रास्पिनेटस, साफ देख पा रहे होंगे आप। और सुप्रास्पिनेटस मतलब ऊपर, इंफ्रास्पिनेटस नीचे की तरफ। रोम्बोइडिस माइनर, देखो ये ऊपर वाला माइनर है और नीचे वाला मेजर। और ये ट्रेपेजिस का बीच वाला हिस्सा, इसको हम बोल रहे हैं मिडिल ट्रेपेजिस या मिडिल ट्रैप। साफ समझ पा रहे होंगे आप इस डायग्राम से। ये देखिए ट्राइसेप्स की बात करें अगर, तो ये बाहर वाला, ये जो सबसे बाहर वाला होता है ये शॉर्ट हेड, ये पीछे ये लॉन्ग हेड, और ये बीच में मिडिल हेड। तो ट्राइसेप्स में भी ये तीन मसल आपको मेनली दिखाई देंगे, ठीक है। ट्राइसेप्स की मांसपेशियों के बारे में जानिए। देखिए जब कोई अपने ट्राइसेप्स को इस तरीके से स्ट्रेच करता है तो तीन मांसपेशी नजर आती है, इधर से जाती हुई ऐसे और इधर से लौटती हुई ऐसे। ऐसे ट्राइसेप्स का साइज बनता है। यहाँ पर टेंडन होता है और इस तरीके से तीन मांसपेशी होती हैं। ये सबसे बाहरी हिस्सा है लेटरल हेड, ये बीच वाला हिस्सा लॉन्ग हेड, और ये भीतरी हिस्सा इसको मीडियल हेड बोलते हैं। देखो यहाँ पे भी आप देख पा रहे होगे, सबसे बाहरी हिस्सा कहला रहा है लेटरल हेड, और ये वाला कहला रहा है लॉन्ग हेड, और वहाँ नीचे मीडियल हेड। आप देखो यहाँ पर इस डायग्राम में भी देख सकते हो, ये हिस्सा है टेंडन। देखो सबसे बाहरी वाला लेटरल हेड, और ये लॉन्ग हेड, और सबसे भीतर वाला ये मीडियल हेड। मीडियल हेड जब आप सीधे हाथ बिल्कुल सावधान की अवस्था में खड़े होगे ना, तो मीडियल हेड छुपा होगा आपके मतलब साइड में टच होगा, ये बगल वाले एरिया में टच होगा। ये बगल मतलब आपकी आर्मपिट की बात कर रहा हूं मैं, कांख उसकी बात कर रहा हूं मैं। अब देखिए बाइसेप्स, ये बाइसेप्स मसल है। अब ये जो ये ये है बाहर वाला, ये बाइसेप्स शॉर्ट हेड, ये बाइसेप्स लॉन्ग हेड, ठीक है ना। ब्राचियलिस मसल जो होता है, ब्राचियलिस, इसमें बाइसेप्स शॉर्ट हेड लॉन्ग हेड। और आप जानते हैं ये अंगूठा, अंगूठे से जो जुड़ा है हड्डी वो रेडियस होता है। तो इस रेडियस से ये एक मसल आएगी, ये वाली मसल, ये कहलाती है ब्राचियो रेडियालिस। रेडियस से जुड़ा हुआ है तो ब्राचियो रेडियालिस मसल। आप देखो ना, जब हम बाइसेप्स को ऐसे करते हैं तो ये अंदर वाला लॉन्ग हेड है और ये बाहर वाला शॉर्ट हेड है। अब देखिए बाइसेप्स की मांसपेशी आगे। बाइसेप्स तो बहुत फोकस करते हैं लोग देखिए बाइसेप्स ब्राची, ये वाला शॉर्ट हेड जिसको बोलते हैं, बाइसेप्स शॉर्ट हेड। फिर बाइसेप्स लॉन्ग हेड, ब्राची है ये भी, और ये भी ब्राची है। जो अंदर के साइड होता है उसे हम बोलते हैं शॉर्ट हेड, जो बाहर के साइड होता है उसे बोलते हैं लॉन्ग हेड, ठीक है। और फिर यहां पर एक ये तीसरी छोटी मसल है, इसको बोलते हैं ब्राचियालिस। ये रेडियस बोन है, इस रेडियस बोन से जुड़ा हुआ है ये ब्राचियो रेडियालिस मसल। ऊपर बाइसेप्स के ब्राची से और नीचे रेडियस से, तो कहलाएगा ब्राचियो रेडियालिस। देखो इधर दिख रहा होगा आपको, ये देखो यहां पर ब्राचियालिस है और ये ब्राचियो रेडियालिस, ठीक है। नीचे तो ये अल्ना और वो बोन आगे फोर आर्म में चला ही जाता है। ये देख लो, ये छोटा मसल है, छुपा हुआ है बिल्कुल बाइसेप्स का सबसे ऊपरी हिस्सा, जहां से बाइसेप्स की शुरुआत हो रही है, कोरैको ब्राचियालिस, याद रखेंगे। देखिए अब फोर आर्म्स के मसल की बात करेंगे। फोर आर्म्स में दो हड्डियां, ये रेडियस और ये अल्ना। तो इनसे जुड़ी हुई मसल्स की बात अगर करें तो यहाँ पर कौन कौन सी मसल होती हैं? रेडियालिस, अल्नरालिस। रेडियस से रेडियालिस और अल्नरालिस। अब जो देखो काम क्या क्या होता है, ऐसे हाथ है मेरा, इसको बोलते हैं सुपिनेशन ऊपर की तरफ, और ये होता है प्रोनेशन नीचे की तरफ। तो ये देखो घुमाने में ये मसल टाइट हो जाती है यहाँ पर, तो हम ये यहाँ पर है सुपिनेटर मसल और यहाँ पर है प्रोनेटर मसल। जब मैं इसको अंदर की तरफ खींचता हूँ, जब ये फ्लेक्शन होता है तो यहाँ पर है फ्लेक्सर मसल, फ्लेक्सर कार्पी, फ्लेक्सर डिजिटोरियम लॉन्गस। और ऐसे ही जब मैं इसको नीचे लाता हूँ तो इस पे देखो ना, अगर मैं ऐसे करूँगा तो इस पे असर आता है, आप देख पा रहे होगे ये मसल फॉर्मेशन। जब मैं इसको नीचे लाता हूँ तो इस पे असर आता है। तो यहाँ पर है एक्सटेंसर मसल, ये एक्सटेंशन में मदद करते हैं, इसलिए नीचे एक्सटेंसर मसल है, ऊपर फ्लेक्सर मसल है, याद रखना। अब उसी फ्लेक्सर में कई नाम हो जाते हैं, ठीक है ना। अभी मैंने बताया डिजिटोरियम लॉन्गस भी है, तो आपको याद रखना है कि ऊपर फ्लेक्सर और नीचे एक्सटेंसर, ठीक है। अब देखिए फोर आर्म की मसल के बारे में जानिए, अपनी आगे की भुजाओं के बारे में।
देखो इसमें देखोगे पीले रंग का सुपिनेटर है, लाल रंग का एबडक्टर, और ये ऑरेंज का एक्सटेंसर, ये ब्लू वाला भी एक्सटेंसर। बारी बारी से समझिए। देखिए देखो ये वाला सुपिनेटर मसल है। सुपिनेटर का मतलब ये हाथ को चित और पट करने में मदद करता है। फिर ये वाला एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। एबडक्टर मतलब हाथ के एबडक्शन में मदद करता है। किसमें? एबडक्शन में। ये वाला एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, ये हाथ को वापस फ्लेक्शन एक्सटेंशन, पता है ना, तो ये एक्सटेंशन करने में मदद करता है, ये फैलाने में। और ये एक्सटेंसर इंडिसिस, ये भी फैलाने में मदद करता है। यहां से भी आप देख पाओगे साफ और समझ में आएगा। ऊपर तो ये देखो यहां से बाइसेप्स है, बाइसेप्स ब्राची, ये बाइसेप, ये ब्राचियालिस और ये ब्राचियो रेडियालिस। उसके नीचे ये देखो प्रोनेटर टीरिस। प्रोनेटर मसल का मतलब है प्रोनेशन कराने वाला। इधर आपने पढ़ा सुपिनेशन कराने वाला। सुपिनेशन मतलब हाथ को, हथेली को आसमान की तरफ खोल के करने वाला, और प्रोनेटर मतलब हथेली को उल्टा करने वाला। फिर ये देखो फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस। फ्लेक्सर का मतलब होता है फ्लेक्शन कराने वाला, अंदर की तरफ हाथ को खींचने वाला। पैल्मैरिस लॉन्गस, और देखो फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस। रेडियालिस वो जो रेडियस से जुड़ा है, अल्नारिस वो जो अल्ना से जुड़ा है। फ्लेक्सर मतलब अंदर की तरफ खींचने में मदद करने वाला। ठीक है। एक्सटेंसर के बारे में बता दिया। ये हाथ, ये उल्टा किया हुआ है हाथ, किस पोजीशन में है? ये है प्रोनेशन पोजीशन में। और ये किस पोजीशन में है हाथ? ये सुपिनेशन अवस्था में है। ठीक है। देखो सुपिनेटर मसल स्पेशल मसल है यहां पर, जो अभी मैंने आपको इस जगह दिखाई। फिर उसके बाद ये देखो फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियालिस। अभी मैंने पहले भी आपको बताया था फ्लेक्सर डिजिटोरियम मसल कैसी होती हैं। ये पेन्नेट मांसपेशी होती हैं, बताया अभी पीछे मैंने आपको। और प्रोनेटर क्वाड्रेटस प्रोनेशन करने में मदद करता है। प्रोनेटर नाम से ही आपको समझ जाना चाहिए। ये देखिए फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफुंडस इसका नाम है, और फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस इसका नाम है। ज्यादातर फ्लेक्सर मसल हैं। देखो एक बार बार बोल रहा हूं, एक बार में याद नहीं होगा। मेजर और दिमाग खपाने वाला टॉपिक है। बार बार पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे तभी इस लायक होगे कि कहीं एग्जाम में देख करके टिक कर सको। एग्जाम वाले भी बड़े शातिर हैं, सीधा सीधा ये नहीं पूछते कि इनमें से कौन सा है, घुमाते हैं इनमें से कौन सा नहीं है, छांटना पड़ेगा। आगे देखिए, अगला है चेस्ट मसल। ठीक है। ये चेस्ट मसल जो ट्रेन करते हैं, जिम करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ऊपर वाले को लोग अपर चेस्ट बोल देते हैं यहाँ पर, और नीचे वाले को लोअर चेस्ट। लेकिन चेस्ट मसल को बायोमैकेनिक्स में पेक्टोरलिस बोलते हैं, पेक्टोरलिस। तो ये जो ऊपर की मसल है ये पेक्टोरलिस है, और इसके नीचे मान लो ये मैं छिलके की तरह उतार दूं तो इसके नीचे अंदर में भी पेक्टोरलिस होता है। ऊपर पेक्टोरलिस मेजर और अंदर में पेक्टोरलिस माइनर। समझ रहे हैं? एक लेयर ऊपर है और एक लेयर इसके अंदर है। ऊपर की लेयर पेक्टोरलिस मेजर और नीचे की लेयर पेक्टोरलिस माइनर। तो चेस्ट की मसल पेक्टोरलिस मसल है। फिर पेक्टोरलिस के बगल में यहाँ पर जो ये आपको 1 2 3 ऐसे करके दिखाई दे जाता है, मेरे वो नहीं निकला इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ आपको। ये सेरेटस एंटीरियर, इसको बोलते हैं सेरेटस एंटीरियर। उसके बाद सेरेटस एंटीरियर के बाद इस जगह ये यहाँ से लेके और पूरा कमर यहाँ तक, ये इसको बोलते हैं लैटिसिमस डॉर्सी। क्या? लैटिसिमस डॉर्सी, सबसे बड़ी मसल, शरीर की सबसे बड़ी, लैटिसिमस डॉर्सी। ठीक है। 3 तरीके की मसल, सबसे बड़ी लैटिसिमस डॉर्सी, सबसे चौड़ी हिप्स वाली ग्लूटियस, सबसे लंबी सार्टोरियस। बताता हूं मैं बारी बारी से आपको। देखिए अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट बड़ा फोकस करते हैं जिम वाले इन पे। चेस्ट मसल पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर के नाम से है। मेजर ऊपर की तरफ है और माइनर उसके नीचे अंदर की तरफ। देखो ना काट के दिखाया हुआ है, इधर ये काट दिया हाफ सेक्शन, तो आप अंदर की तरफ माइनर मसल देख पा रहे हैं। देखो इस डायग्राम में भी आपको दिखाई दे रहा होगा, मेजर ऊपर की तरफ है और माइनर अंदर की तरफ है। समझे? अपर चेस्ट तो ये हो गया, लोअर चेस्ट ये हो गया। कॉमन लैंग्वेज में हम बोल देते हैं कि ये लोअर चेस्ट है और ये अपर चेस्ट है। लेकिन अगर हम चेस्ट के मसल की बात करें तो एक पेक्टोरलिस मेजर और एक पेक्टोरलिस माइनर।
मेजर ऊपर की साइड है और माइनर उसके नीचे अंदर की तरफ छुपा हुआ है। ठीक है, देखो पेक्टोरलिस मेजर के देखो क्लेविकुलर हेड मतलब वो जो क्लेविकल यानी कि कॉलर बोन से जुड़ा है, स्टर्नोकोस्टल हेड वो जो स्टर्नम से जुड़ा हुआ है, और एब्डोमिनल हेड वो जो एब्डोमेन से जुड़ा हुआ है, पेट की मांसपेशी से। आगे देखिए, सेरेटस एंटीरियर बहुत ही बढ़िया और मुश्किल से निकलने वाली मसल है ये, जो बिल्कुल लीन बॉडी वाले होते हैं ना, जिनके फैट बिल्कुल ना के बराबर होता है शरीर पे, उनके शरीर में ही दिखाई देता है ये सेरेटस एंटीरियर मांसपेशी। देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर इस जगह होता है बिल्कुल साइड में। इसको बॉक्सर मसल के नाम से भी जाना जाता है। और अभी आप सिर्फ ये जानिए कि सेरेटस एंटीरियर मसल है ये। उसके बाद यहाँ ये जो होता है साइड में जो निकलता है, इसको बोलते हैं ऑब्लीक। क्या बोलते हैं? ऑब्लीक। ये रेक्टस एब्डोमिनस में आता है। अगर हम रेक्टस एब्डोमिनस मसल की बात करें तो यहाँ पर जितने भी होते हैं वो सारे कहलाते हैं रेक्टस एब्डोमिनस। और इसी में अगर इसकी लेयर बाय लेयर में उतारूं तो इधर साइड में सबसे बाहरी एक्सटर्नल ऑब्लिक, उसके अंदर इंटरनल ऑब्लिक। ठीक है ना, ऑब्लिक मसल ही है ये सारी। ये छोड़ के ये जो आपकी 6 और 8 बनती हैं, ये छोड़ के यहाँ जो भी है ये ऑब्लिक मसल कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑब्लिक। फिर उसके बाद पीठ पे अगर देखें तो इस पोर्शन पे यहाँ पर टिलिस ये देखिए एब्डोमिनल मसल 8 पैक होते हैं, किसी किसी के 10 पैक भी निकल आते हैं, वो तो डिपेंड करता है, कुछ नेचुरल भी होता है, जेनेटिक भी होता है, सभी नहीं निकाल सकते 10, कुछ का होता है। देखिए ये लीनिया एल्बा ऊपर की परत, और ये जो बीच बीच में आप सफेद सफेद देख रहे हैं ये टेंडिनस इंटरसेक्शन है, मतलब ये टेंडन्स हैं और ये दो मांसपेशी को डिवाइड करने का काम कर रहे हैं। अभी बताया मैंने पीछे पैरेलल मसल होते हैं ये रेक्टस एब्डोमिनस। कौन से मसल होते हैं ये? पैरेलल। देखिए यहां ये नीचे लिंगुअल लिगामेंट, ये देखिए ये ऑब्लिक्स हैं, एक्सटर्नल ऑब्लिक, और उसके अंदर अगर मैं एक परत काट लूं अंदर की तरफ, आप समझ रहे, छिलके पे छिलका, इस तरीके से छिलका छील दो तो अंदर इंटरनल ऑब्लिक निकलेगा, और छील दो अंदर ट्रांसवर्स एब्डोमिनस निकलेगा। लेयर बाय लेयर है ये। सबसे बाहर जो होता है हम उसको कॉमनली ऑब्लिक मसल के नाम से जानते हैं। ऑब्लिक भी बढ़िया उसी का दिखाई देता है जिसके कमर पर बिल्कुल कम फैट हो, बिल्कुल ना के बराबर। कमर के नीचे हिप्स मसल सबसे चौड़ी, वाइडेस्ट मसल। तो देखो हिप्स में इस जगह ये है ग्लूटियस, ये पूरा का पूरा ग्लूटियस मसल है। ये है ग्लूटियस मैक्सिमस, इधर ग्लूटियस मीडियस और इधर ग्लूटियस मिनिमस। मैक्सिमस, मीडियस, मिनिमस है ये ग्लूटियस ही सारा। ठीक है, उसके बाद इस जगह है यहाँ इन दोनों के बीच में, यहाँ पर अंदर, यहाँ पर होता है पिरिफॉर्मिस मसल, और इस जगह पर होता है क्वाड्रेटस। ये क्या करते हैं? ये रोटेट करने में, फ्लेक्शन एक्सटेंशन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है ना, इसको ऊपर नीचे उठाने में, रोटेट करने में हेल्प करते हैं। यहीं पर जो पिरिफॉर्मिस मसल होता है उस जगह, वो उस मसल के पास सियाटिक नर्व होता है। वो अगर दब जाए, दो हड्डियों के बीच में ऐसे दब जाए तो सियाटिका पेन शुरू हो जाता है लोगों को। पहले वो थोड़ा कमर में रहने लगेगा, लोअर बैक में, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरे पैर में चला जाता है। देखिए हिप मसल के बारे में, हिप मसल को लार्जेस्ट मांसपेशी कहा जाता है, लार्जेस्ट मसल ऑफ आवर बॉडी, सबसे बड़ी। वो वाइडेस्ट थी लैटिसिमस डॉर्सिस, सबसे चौड़ी, ये सबसे बड़ी है, याद रखेंगे। और सबसे लंबी अलग होती है, वो सार्टोरियस होती है। ये देखिए हिप पर 3 मेजर मांसपेशी होती है, वह तीनों का मेन नाम ग्लूटस ही है, लेकिन एक है ग्लूटस मैक्सिमस, एक है ग्लूटस मीडियस और एक है ग्लूटस मिनिमस। लोग ग्लूटस की जगह ग्लूटियस भी बोल देते हैं, ग्लूट्स भी बोल देते हैं। ठीक है ना, देखिए ये रहा मैक्सिमस, मीडियस और ये रहा मिनिमस। देखो इस तरफ देखो, समझो, ग्लूट्स मैक्सिमस ये रहा सबसे बड़े, दिखाई दे रहा होगा, उसके बगल में मीडियस और उसके किनारे में मिनिमस। देखो यहां से समझो, ग्लूट्स मैक्सिमस, बगल में मीडियस और सबसे किनारे मिनिमस होता है। और यहीं अगर मैं ग्लूट्स मसल्स का छिलका उतार दूं तो नीचे पिरिफॉर्मिस भी नजर आएगा। पिरिफॉर्मिस, देखो ये पिरिफॉर्मिस, मैं बता दूं, पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम हो जाता है लोगों को, मतलब बीमारी हो जाती है
दर्द रहने लगता है इस एरिया में नस दबने की वजह से। देखिए यहाँ पर और बेहतर समझ पाएंगे आप। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये यहीं पर ये जो वेन है, ये वेन जब दबने लगती है तो यहाँ मसल में दर्द रहने लगता है। इसको अक्सर बोल देते हैं पीरिफॉर्मिस सिंड्रोम। देखिए सबसे बाहर है मैक्सिमस, और इस छिलके को हटा दिया तो निकल के आया मीडियस, और इस छिलके को भी हटा दिया तो निकल के आया मिनिमस। समझ रहे हैं? और ये यहां पर पिरिफॉर्मिस, उसके नीचे पर क्वाड्रेटस फीमरिस, उसके नीचे क्वाड्रेटस फीमरिस। ठीक है, आगे चलिए। देखिए पिरिफॉर्मिस, देखो पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम यहां पर क्लियरली दिखा रखा है मैंने। देखिए साथ के साथ जिक्र आया था तो मैंने बता दिया। वैसे तो इसका यहां पर कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन उस समय नजर आया, मुझे लगा बताना चाहिए तो मैंने बता दिया। ये देखिए सियाटिक नर्व, ये हमारे शरीर की सबसे लंबी नर्व होती है। ये सबसे लंबी नर्व सियाटिक नर्व, और यही जब दबने लगता है पिरिफॉर्मिस मसल्स के पास तो हम इसे पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम यानी कि पिरिफॉर्मिस लक्षण कहते हैं, और कॉमन लैंग्वेज में इसे सियाटिका भी कहते हैं। सोआस मसल, देखो सोआस माइनर सोआस मेजर, और ये साइड में इलियोसोआस। जब हम एब्डोमिनल क्रंचेस मारते हैं ना, पैर उठा उठा के, कमर उठाने वाला नहीं, पैर उठाने वाला, उसको इलियोश्वास ट्रेनिंग कहते हैं। वो इलियोश्वास ट्रेन होता है, मैंने पढ़ाया भी है क्रॉस वेबर टेस्ट में इलियोश्वास मसल की स्ट्रेंथ के लिए। अगर आपने नहीं पढ़ा तो टेस्ट एंड मेजरमेंट का मेरा पार्ट 1 है, वो देखिए एक बार जाके। ठीक है, और यहीं पर ये इलियाकस मसल, और ये मसल ही मिलके ऑब्लिक मसल का निर्माण करते हैं। अभी पीछे आपको दिखाया था मैंने एब्डोमिनस में ऑब्लिक मसल के बारे में। ठीक है ना? देखिए ये देखो थाई मसल, तो थाई में आप देख पा रहे होंगे ये क्वाड्रिसेप्स, 4 मसल्स का ग्रुप है क्वाड्रिसेप्स। एक आप देख पा रहे होंगे, ये 2 आप देख पा रहे होंगे, ये 3 आप देख पा रहे होंगे, और इन तीनों के नीचे एक चौथा होता है। 4 मसल्स का ग्रुप है। देखिए कौन कौन से, ये बीच वाला ये है रेक्टस फीमरिस, क्योंकि ये फीमर हड्डी से जुड़ा हुआ है। क्या है ये? रेक्टस फीमरिस। उसके बाद जो इधर बाहर की तरफ है, बाहर, इसको बोलते हैं लेटरालिस, वेस्टस लेटरालिस, अंदर वाला वेस्टस मीडियालिस, और इन तीनों के बीच में जो है, ऐसे ये 3 हैं, उसके बीच में ये है, वो है वेस्टस इंटरमीडियस। 4 मसल का ग्रुप है थाई में। उसके बाद ऐसे ही हैमस्ट्रिंग में अगर हम देखें तो ये हैमस्ट्रिंग भी 3 मसल्स का ग्रुप होता है। बाइसेप्स फीमरिस, यहाँ ये बाइसेप्स फीमरिस, फिर सेमी मेम्ब्रेनस, फिर और अंदर सेमी टेंडिनस। 3 कौन कौन से? बाइसेप्स फीमरिस, सेमी मेम्ब्रेनस और सेमी टेंडिनस। उसके बाद यही थाई में अगर आप यहाँ देखें, इस जगह जो मसल होती है वो होती है एडक्टर। एडडक्शन, एडडक्शन का मतलब होता है, देखो यही देखो, एडडक्शन का मतलब होता है जब हम पैर को नीचे लाते हैं, ये एडडक्शन है। ऊपर ले जाऊंगा एबडक्शन, नीचे लाऊंगा एडडक्शन, तो ये एडक्टर। अब एडक्टर में भी एडक्टर मैग्नस, एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर ब्रेविस नाम है, पर मेन एडक्टर मसल है। और इसी जगह यहां पर सार्टोरियस, जिसको बोलते हैं टेलर मसल, लॉन्गेस्ट मसल, सबसे लंबी मसल होती है सार्टोरियस। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे देखिए थाई की मसल। थाई की मसल को क्वाड्रिसेप्स मसल भी कहते हैं, क्योंकि ये 4 मांसपेशी का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है ना, याद रखेंगे 4 मांसपेशी। सबसे ऊपर जो है इसे बोलते हैं रेक्टस फीमरिस, फिर मीडियालिस मतलब अंदर की तरफ वाला। देखिए एक का नाम है रेक्टस फीमरिस जो कि फीमर हड्डी से जुड़ा हुआ है, बाकी तीनों का नाम वेस्टस। समझे, याद रखेंगे। 2 मेन नाम आपको याद रखने हैं, एक रेक्टस एक वेस्टस। तो रेक्टस फीमरिस हो गया। अब वेस्टस भीतर की तरफ है तो मीडियालिस, बाहर की तरफ है तो लेटरालिस, और जब इन तीनों के भीतर अंदर की तरफ है तो यहां पर इंटरमीडियस। इंटरमीडिएट नाम ही आप जानते हैं, इंटरमीडिएट का मतलब होता है कई चीजों के बीच में। ठीक है ना, तो इस तरीके से 4 मसल्स का ग्रुप बनाता है क्वाड्रिसेप्स। बड़ी स्ट्रांग होती हैं, सारा बहुत वजन झेलती हैं। फिर देखिए थाई के पीछे की मसल्स, इसको बोलते हैं हैमस्ट्रिंग मसल्स।
ये 3 मेजर मसल का कॉम्बिनेशन होता है। वैसे यहां पर और छोटी छोटी मसल्स होती हैं जो अलग अलग कार्य करती हैं, पर मेजर 3 मसल का कॉम्बिनेशन होता है। आप यहां पर देख रहे होंगे बीचों बीच जो होती है उसको हम बोलते हैं ये वाली बाइसेप्स फीमरिस। अब बाइसेप्स से कंफ्यूज मत हो जाना कि ये हाथ का तो नहीं है ना, बाइसेप्स फीमरिस। उसके अंदर वाली सेमी टेंडिनस और उसके अंदर वाली सेमी मेम्ब्रेनस, और उससे भी अंदर अगर हम जाएं तो यहां पर हमें मिलेगा एडक्टर मैग्नस। एडक्टर मसल कौन सी होती हैं? जो कि पैर को अंदर की तरफ खींचने में मदद करती हैं, एडक्शन करने में मदद करती हैं। अब बाकी तो ये दिखा रहा है कि लेटरल हैमस्ट्रिंग टेंडन्स, मतलब यहां पर टेंडन्स दिखा रहा है जिनसे ये हैमस्ट्रिंग की मांसपेशी जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना। ये मीडियल वाली दिखा रहा है, अंदर वाली। आगे देखिए, घुटने के पीछे की मांसपेशी है ये, घुटने के पीछे, याद रखेंगे आप, क्योंकि फिगर देख के इतना क्लियर ना हो पा रहा हो, पर अब हो जाएगा। यहां लिखा भी है बैक ऑफ नी, और इसको बोलते हैं पॉप्लिटियस, और इसका काम है घुटने को अनलॉक करना, नी को अनलॉक करने में मदद करने वाली मांसपेशी ये कहलाती है पॉप्लिटियस। याद रखेंगे हम। अब देखिए, आपको दिखाता हूं मैं गैस्ट्रोसिनेमियस काफ मसल। देखो, आप देख पा रहे हो ये सारा काफ मसल है, ठीक है ना। अब इसको बोलते हैं गैस्ट्रोसिनेमियस, और ये मसल इस टेंडन की मदद से जुड़ा हुआ है, और ये टेंडन कहलाती है एचिलिस टेंडन या कैल्केनियल टेंडन, क्योंकि ये इस हड्डी से जुड़ा है। इस हड्डी को, ये हड्डी होती है कैल्केनस, एड़ी की हड्डी, ठीक है। उसके बाद ये जो गैस्ट्रोसिनेमियस है, इसके बाद ये सोलियस, यहाँ पर गैस्ट्रोसिनेमियस के नीचे यहाँ पर सोलियस मसल, और ये बोन है, ये बोन इधर टिबिया होता है, इधर फिबुला हड्डी होती है, तो टिबिया से जुड़ा है, तो टिबियालिस, यहाँ पे टिबियालिस मसल है। इसी जगह यहाँ पर, जैसे ये आप ये देख पा रहे हो ना, ये तो इस जगह पर एक्सटेंसर मसल होता है। एक्सटेंसर, मैंने बताया एक्सटेंसर, एक्सटेंसर वो जो फैलाने में मदद करते हैं। किसको फैलाने में? पंजे के लिए, समझे। ये यहाँ पर एक्सटेंसर और फ्लेक्सर, डॉर्सी फ्लेक्शन, डॉर्सी एक्सटेंशन करने के लिए है। तो ये एक्सटेंसर, अब वही बात है, एक्सटेंसर लॉन्गस मसल नाम है, यहाँ भी था एक्सटेंसर के साथ लॉन्गस वगैरह का नाम था, आपने जाना था, यहाँ भी वही है एक्सटेंसर। आगे देखिए, काफ मसल, पिंडली की मांसपेशी। देखिए पिंडली में भी कई सारी मांसपेशी हैं, पर मेजर जो है उसके बारे में जानिए। पिंडली की मांसपेशी को हम कहते हैं, मेन जो नाम है वो है गैस्ट्रोसिनेमियस, और उसके नीचे जो है उसको बोलते हैं सोलियस। ये देखो, ये जो टेंडन है, बड़ी सी सफेद सी दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं एचिलिस टेंडन या कैल्केनियल टेंडन, और ये हैमस्ट्रिंग को, सोलियस मांसपेशी को, सबको जोड़ के रखती है। कैल्केनियल नाम इसलिए है क्योंकि ये कैल्केनस हड्डी, यानी कि कौन सी होती है कैल्केनस हड्डी, पता है आपको? एड़ी की हड्डी से जुड़ी हुई होती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कैल्केनस बोन। और उससे जो मांसपेशी जुड़ी है उसको कहते हैं, और उससे जो टेंडन जुड़ा है उसे हम कहते हैं कैल्केनियल टेंडन। अब आप देखो, मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा, लेटरल हेड, मीडियल हेड अगर कहीं लिखा है तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। लेटरल हेड मतलब जो बाहर की तरफ वाला है, मीडियल हेड मतलब जो भीतर की तरफ वाला है। अब इसी में ये बैक व्यू आप देख रहे हैं, साइड में सोलियस मसल है और ऊपर गैस्ट्रोसिनेमियस है, लेकिन उसके भी साइड में देखो पेरोनियस लॉन्गस, ये देखो टिबियालिस एंटीरियर, जो कि टिबिया हड्डी से जुड़ा हुआ है, उसे बोलते हैं टिबियालिस एंटीरियर। और देखो पेरोनियस ब्रेविस, ये टिबियालिस के नीचे है अंदर की तरफ। अगर टिबियालिस का छिलका उतारूं मैं, मतलब टिबियालिस को छिलके की तरह उतार दूं, तो उसके नीचे अंदर प्रोनियस ब्रेविस निकलेगा, और उसके भी अंदर छिलका उतारने पर उसके नीचे छुपा हुआ एक्सटेंसर डिजिटोरियम लॉन्गस, ये एक्सटेंशन में मदद करता है, समझे। उसके बगल में एक्सटेंसर हेलुसियस लॉन्गस। एक्सटेंसर नाम सुनते ही आप समझ जाओ कि या तो भुजाओं में होगा, मतलब कोहनी के नीचे, और कलाई के बीच में, मतलब कलाई के ऊपर, और
या फिर नीचे होगा घुटनों के नीचे और टखनों के ऊपर। और सबसे मेजर, सबसे पीछे अंदर की तरफ छुपा हुआ देखो, प्लांटेरिस मसल। इसका काम बस वही, ये प्लांटर फ्लेक्शन, और आपने जाना होगा मूवमेंट में डॉर्सी फ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, उस काम में थोड़ा बहुत मदद करता है ये। किस में? डॉर्सी फ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन में थोड़ा बहुत मदद करता है ये। देखिए प्लांटर मसल, देखिए प्लांटर, प्लांट का मतलब पौधे, लेकिन प्लांट का एक और मतलब होता है रोपना, पौधे रोपना, प्लांटिंग ट्रीज। तो प्लांटर मसल नाम से ही है कि हमारे शरीर को रोपने का, प्लांट करने का काम करता है। तो आप देखो प्लांटर मसल में, ये देखो नीचे आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, फ्लेक्सर हेलुसियस लॉन्गस टेंडन। अभी ऊपर, अभी पीछे पढ़ा था आपने फ्लेक्सर हेलुसियस मसल के बारे में, और फ्लेक्सर डिजिटोरियम लॉन्गस के बारे में भी पढ़ा था। उन सब के टेंडन्स यहां नीचे से जुड़े हुए हैं। इनमें दर्द होगा तो ऊपर भी आपके दर्द महसूस होने लगेगा। इसीलिए कहा जाता है कि दौड़ते समय जब हम रनिंग करते हैं तो हमें बढ़िया वाले शूज होने चाहिए, क्योंकि अगर प्लांटर मसल में दर्द होने लगा, मतलब प्लांटर टेंडेंस में नुकसान हुआ, तो फिर आपके साइड में जो डिजिटोरियम लॉन्गस है और जो सोलियस वगैरह जो मांसपेशी है, उन सब में दर्द शुरू हो जाएगा। देखो मसल कौन कौन सी है यहां पर प्लांटर में, क्वाड्रेटस प्लांटे, ये वाली दिखाई दे रही होगी आपको, और लुम्ब्रिकल मसल्स, ये जो पतली पतली यहां पर बन गई हैं सारी, ये लुम्ब्रिकल मसल्स। दो मेजर मसल्स के बारे में आपको जानना है। अब जब आप मसल जान गए हैं तो मैं आपको थोड़ा बहुत ये बता दूं कि किस प्रकार के स्पोर्ट्स में या किस प्रकार के मूवमेंट में, गति में कौन से मसल का प्रयोग होता है। समझते जाइए। देखिए बॉक्सर मसल, दो नाम होते हैं, सेरेटस एंटीरियर और लेटिसिमस डॉर्सी। बता चुका हूं मैं ये कौन कौन सी मसल हैं। अगर दिक्कत होता है तो बैक जा करके देखिए, या फिर एक मसल का पूरा मेजर डायग्राम रख लीजिए और उसमें देखते रहिए। थ्रोअर मसल, फेंकने वाले की जो मेजर मांसपेशी होती है वो पेक्टोरलिस मेजर माइनर। टेलर मसल, जैसे जो दर्जी होता है ना, पैरों से सिलाई करता है, उसको टेलर मसल इसीलिए नाम दिया गया है। सार्टोरियस, शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी है ये। मलखम मसल, मलखम करते हैं लोग, एक खंबे पर ऊपर नीचे कलाबाजियां करते हैं, उसको एडक्टर मैग्नस मांसपेशी करवाती है। राइडर मसल, घुड़सवारी करने वालों के लिए भी एडक्टर मैग्नस मसल। रोइंग मसल, जो रोइंग करते हैं, नाव खेने का काम करते हैं, उनके लिए लैटिसिमस डॉर्सी। लिफ्टर मसल, जो भार को उठाते हैं, ऊपर वजन उठाने वाले, डेल्टॉइड। नाम बता रहा हूं, उनको याद करना, ये याद करना बहुत जरूरी है। स्विमर मसल, तैरने वाले के लिए, डेल्टॉइड और लैटिसिमस डॉर्सी दोनों महत्वपूर्ण हैं। रोप क्लाइंबर, रस्सी चढ़ने वाले के लिए, लैटिसिमस डॉर्सी। नेक रोटेटर, गर्दन घुमाने के लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण मांसपेशी होती है, नाम याद रखना है आपको। स्टर्नोसैलेडोमेस्टॉइड, स्केलिनिस, लेवेटर स्कैपुले, कैपिटस, सर्वाइकिस। याद रखने हैं ये आपको नाम, बार बार पढ़ोगे जब ही जाकर के छांट पाओगे एग्जाम में। पीछे मैंने आपको बाय डायग्राम दिखाया है और आगे ये दिखा रहा हूं। एक बार में नहीं होना, गलतफहमी में मत रहना कि एक बार में हो जाएगा, दो बार में भी नहीं होगा, कम से कम 3 बार आपको ये वीडियो देख देख कर पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के दिमाग में रुकेगा, याद होगा। नौकरी ऐसे ही नहीं मिल रही आज के समय में। नेक एक्सटेंसर मसल, गर्दन का एक्सटेंशन कराने में कौन, देखो याद रखना, मैं मेजर मूवमेंट की बात कर रहा हूं। एक था रोटेटर, रोटेटर पीछे पढ़ा आपने, ये एक्सटेंशर है। एक्सटेंशर का मतलब गर्दन को पीछे की तरफ फैलाने वाला। कौन कौन से हैं? सेमी स्पेनालिस, सर्वाइकिस और मल्टीफिडस। 3 याद रखेंगे नाम। पढ़ने में दिक्कत होगी तो मैं तो बोल ही रहा हूं, पॉज प्ले कर करके सुनोगे, याद हो जाएगा आपको। फिर नेक फ्लेक्सर, गर्दन को आगे की तरफ झुकाने वाला, लॉन्गस कॉली और लॉन्गस कैपिटस, ये दोनों। आगे देखिए शोल्डर फ्लेक्सर मसल, कंधे का फ्लेक्शन कराने वाला, कौन कौन सा होता है? पेक्टोरलिस मेजर, एंटीरियर डेल्टॉइड, बाइसेप्स लॉन्ग हेड। ये 3 मांसपेशी होती है, याद रखेंगे नाम। शोल्डर एक्सटेंशर मसल कौन कौन सी हैं? डेल्टॉइड, लैटिसिमस डॉर्सी, ट्राइसेप्स ब्राची, याद रखेंगे नाम। शोल्डर एबडक्टर,
जो एबडक्शन में मदद करता है। अभी पढ़ा है किन्जोलॉजी बायोमैकेनिक्स के फर्स्ट पार्ट में। अगर आप एक एक करके पार्ट स्टेप बाय स्टेप याद नहीं करेंगे तो बड़ा मुश्किल है आपके लिए। तो शोल्डर एबडक्टर मसल कौन सी है? सुप्रास्पिनेटस, डेल्टॉइड, ट्रेपेजिस। शोल्डर एडक्टर मसल, डेल्टॉइड, लैटिसिमस डॉर्सी, ट्राइसेप्स ब्राची। आगे देखिए, शोल्डर रोटेटर मसल, कंधे को घुमाने वाला, कौन कौन से हैं? सब स्केपुलारिस, सुप्रास्पिनेटस और डेल्टॉइड। डेल्टॉइड तो महत्वपूर्ण है ही। हिप एक्सटेंशर, इस बार हिप के लिए कह रहे हैं, कौन कौन से हैं? ग्लूटस मैक्सिमस और बाइसेप्स फीमरिस, दो मसल याद रखेंगे। हिप फ्लेक्सर मसल, इस बार फ्लेक्शन करने की बात कर रहे हैं। इलियोसोआस, सार्टोरियस और रेक्टस फीमरिस, ये तीन मसल मदद करती हैं। हिप एबडक्टर मसल, एबडक्शन करने में मदद करने वाली, ग्लूटियस मिनिमस, ग्लूटियस मीडियस, याद रखेंगे। हिप एडक्टर मसल, कौन कौन सी? एडक्टर ब्रेविस, एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर मैग्नस और पेक्टिनियस, ये चारों एडक्शन में मदद करते हैं। हिप रोटेटर मसल, हिप को घुमाने वाले, पिरिफॉर्मिस और क्वाड्रेटर फीमरिस, सब दिखाया है मैंने आपको पीछे। नी रोटेटर मसल, घुटने को घुमाने वाली, पॉप्लिटियस, सेमी मेम्ब्रेनस, सेमी टेंडिनस, और इसका एक इंपॉर्टेंट काम और होता है, लॉक करने के बाद घुटने को अनलॉक करने में मदद करना। अगला देखिए, नी एक्सटेंशर, घुटने को फैलाने वाले, घुटने प्रसारक, एक्सटेंशर माने प्रसारक, फ्लेक्सर माने सिकोड़ने वाले। तो कौन कौन सा नी एक्सटेंसर? क्वाड्रिसेप्स, और क्वाड्रिसेप्स के चारों मसल लिखे हुए हैं मैंने, जानते हो आप, रेक्टस फीमरिस, वेस्टस लेटरालिस, वेस्टस मीडियालिस और वेस्टस इंटरमीडियस। आगे देखिए, नी फ्लेक्सर, अब फ्लेक्शन करने की बात कर रहे हैं। हैमस्ट्रिंग, फ्लेक्शन वैसे भी उल्टा लेट के होता है। हैमस्ट्रिंग, हैमस्ट्रिंग के तीनों मांसपेशी मेन, बाइसेप्स फीमरिस, सेमी मेम्ब्रेनस, सेमी टेंडिनस। तो उम्मीद करता हूं मैं आपको बायोमैकेनिक्स के जो भी मसल्स हैं, मेजर मसल, या यूं कह लो कि बायोमैकेनिक्स ऑफ मसल, ये आपको समझ में आ गया होगा। लगे रहिए मेरे साथ, मेहनत करते रहिए, जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।